एक और प्रश्न का तीर है जी। जी। क्या अंतर है एक ऐसी गाय के दूध में जो चरती है वनों में, और एक दूसरी तरफ दूसरी गाय है जिसको खेत से लाकर ज्वार आदि मतलब चारा खिलाया जा रहा है? दोनों के दूध में कुछ अंतर होगा या दोनों एक से ही होंगे जी? बिल्कुल बहुत अधिक अंतर है। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर हम जोड़ करके बताना चाहें तो अभी गायों में पीछे एक रोग आया था लिम्पी जी। और उसमें लोगों ने तरीके तरीके से अन्य प्रकार की जड़ी बूटियाँ दी, अलग अलग उपचार किए, किंतु बहुत सारी गायों ने उसमें अपने प्राण त्यागे। लेकिन डेरे में घूमने वाली मुश्किल से इतनी लाखों गायों में कोई एक दो गायें होंगी जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, क्योंकि गाय को समझ है। हर जीव जंतु की सिक्स सेंस मानव की सिक्स सेंस से तो अच्छी है, समझ से तो अच्छी है, तो उनको समझ है कि किस प्रकार की बीमारी में हमें किस प्रकार के आहार का चयन करना है ताकि हमारा रोग का निवारण हो जाए। जब हमारी गायों में भी इस प्रकार का दोष आया तो हमने भी इनको स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया और ये स्वतः ही ठीक हो गई। दूसरे तीसरे दिन ही ये प्रभाव आ गया। इसी तरह का प्रभाव तब भी आता है जब व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है। इसलिए गाय की सेवा करने के लिए कहा गया है हमारे ग्रंथों में ना, गाय की सेवा के ऊपर काम किया गया कि जब गाय की सेवा की गई और वो जब आप अपने उसके अंदर आपके प्रति वात्सल्य का भाव उमड़ा और उसने अपने आप को अपने बच्चे की तरह मान करके अपने बच्चे को जिस प्रकार गैया चाटती है आपको चाटना प्रारंभ किया, तो वो आपके पसीने की गंध से, वो आपको चाटने से वो मतलब ये पता लगा पाती है कि आप में किस प्रकार का रोग है या किस प्रकार के रोग होने की संभावना होगी आगे। तो जब आप उसको स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ते हैं तो वो उसी प्रकार की जड़ी बूटियों का अधिक चयन करती है, सेवन करती है कि जिसके प्रभाव से उसके दूध में वो गुण पैदा हो सके और वो आपके रोग को पूर्णतः समाप्त कर सके। शायद इसी कारणवश गैया को माँ का दर्जा दिया गया है, मैया कह के पुकारा गया है। आज के समय कृत्रिम गर्भाधान चल रहा है जी। कृत्रिम गर्भाधान मनुष्यों का तो हो ही रहा है जी, पशुओं के साथ भी ये कार्य किया जा रहा है, तो ये उचित है या अनुचित है? देखिए वो तो सबकी अपनी समझ है, लेकिन हमारी दृष्टि में हम इसको बहुत अधिक अच्छा नहीं मानते। इसके पीछे की विशेषकर हम दो तीन कारण समझते हैं कि एक तो जैसे मैंने कहा कि जैसा अन्न खाए वैसा मन होए और वैसा ही तन। तो हमारे बुजुर्गों से हम सुनते थे जब हम छोटे छोटे थे ना, तो आज से 25-30 साल पहले ये अप्राकृतिक गर्भधान पशुओं में आया है। 25-30 साल पहले इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे देश में नहीं थी। तो जो 25-30 साल पहले उनमें अप्राकृतिक गर्भधान हुआ और उसका प्रभाव उनके दूध के अंदर आया और वो जो दूध पिया हम लोगों ने, तो आज समाज में अप्राकृतिक गर्भधान के लिए बांझपन की संख्या किस प्रकार बढ़ रही है और प्राकृतिक गर्भधान के लिए किस प्रकार व्यक्ति के महिला के अप्राकृतिक गर्भधान के लिए मतलब जिस प्रकार से बाजार तैयार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उसमें भी उसकी एक अहम भूमिका है कि। और दूसरा हमने देखा है कि जो गैया पहले अपने 25 वर्ष की आयु में 20-22 बार बच्चा देती थी, नए दूध होती थी, आज किसान के पास चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, एक बड़ी समस्या हमें देखने में आ रही है कि वो 2 या 3 या अधिक से अधिक 5 बार के बाद बांझ हो जाती है, रिपीटर की समस्या आकर के, और किसान को वो अपने खुट्टे से उन्हें हटाना पड़ता है और किसान का एक बड़ा कमाई का हिस्सा इस चीज़ में ख़राब होता है कि वो हर बार नया पशु ला करके और उसके ख़राब होने पर उसे मतलब गौशाला में पहुंचाना या कटड़ों को देने का जो प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो हार्मोनल जो प्रक्रिया है, जो आनंद की प्रक्रिया है, वो तनावपूर्ण हालत में सुचारू रूप से नहीं हो सकती। उस प्रकार के हार्मोन्स जो है
उसके अंदर नहीं बनेंगे और वो जो हार्मोन्स का प्रभाव है, वो आजकल हार्मोनल डिजीज और अन्य जो समस्याएं हम आज फेस कर रहे हैं समाज में, वो सब के पीछे हो सकता है कि ये एक बड़ा कारण हो। अच्छा, यदि कोई गोपालन करता है या फिर गोपालन पे आप कहोगे कि गाय हमारा पालन करती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। पर यदि कोई, फिर भी मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, यदि कोई गोपालन करता है तो उसका यदि बछड़ा हो जाता है तो वो जब बड़ा होगा तो फिर उसका क्या किया जाए? पहले जब नंदियों का प्रयोग होता था तो लोग खुशियाँ मनाते थे। मतलब जिस प्रकार बेटे के होने पर खुशी मनाई जाती है, उसी प्रकार बछड़ा होने पर खुशी मनाई जाती थी। और मतलब वो गाय के दाम भी ज़्यादा लगते थे कि जो बछड़े वाली माँ हो, कि उसका बछड़ा आगे चल के बैल बनेगा और बराबर का कंधा एक कमाने वाला आ गया। हाँ, लेकिन आज बछड़ों की पूछ नहीं रही। आज ट्रैक्टर आ गए जिन्होंने खेती को और अधिक कुछ बिगाड़ा ही है सुधारने की अपेक्षा, जिसके कारण इनका जो वैल्यू कम हुई है। तो अब तो कोई विशेष प्रकल्प दिखता नहीं गौशालाओं में भेज करके केवल इनको जीवन काटने के अतिरिक्त। लेकिन हम यहाँ पर गौ संवर्धन केंद्र के जरिए प्रयास ये करते हैं कि इनको अधिक से अधिक दूध वगैरह पिला करके, एक स्वतंत्र वातावरण देख करके, अच्छी खुराक देख करके इन्हें नंदी के तौर पर तैयार करें, ताकि जो आपने पहला विषय रखा था कि अप्राकृतिक गर्भधान से जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं समाज में दोबारा ना आए। उसके लिए प्रयास ये रहे कि जो गैया है वो नंदी से ही गर्भवती हो, ताकि उसकी आने वाली संतानें भी अच्छी रहें और उसमें कोई हार्मोनल डिजीज़ उत्पन्न ना हो। तो वैसे समाज को इसके ऊपर जागरूक होना चाहिए। और जहाँ जहाँ हमें तीव्रगामी, मतलब जो वेग तेज़ी से चलने वाले वाहनों की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि नगर निगम, नगर पालिकाओं में जो हम कचरा इकट्ठा करते हैं, या जो गायों के लिए आजकल गौशालाओं की गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या डीजल में चलने वाले वाहन प्रयोग करते हैं, जबकि वो धीमी गति से चलने वाले वाहनों की आवश्यकता है वहाँ पर। तो जब उनको धीमा ही चलना है तो क्यों हमें प्रदूषण करना है, और क्यों नहीं हम वहाँ पर उन बछड़ों का प्रयोग करके उनका एक सदुपयोग समाज में दे सकते हैं। तो ऐसा यदि हम करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस चीज़ का भी निवारण किया जा सकता है।